एक बच्चे को मैं एक दिन पढ़ा रहा था, तो मेरी आदत क्या, लगभग सभी की टीचर्स की आदत होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया जाए। हाँ। तो मैं भी इस बात में उत्सुक था कि लाओ मैं उसको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। जैसे मैंने उसके हाथ से कॉपी ली कि लाओ बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, उसने मुझसे तुरंत मेरे हाथ से कॉपी छीन ली। ये चीज मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगी कि ऐसा बच्चा कैसे कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि सर इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ जो आपने पढ़ाया है या सब कुछ जो बुक्स में लिखा हुआ है वो एक एक लाइन सर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सर कुछ भी पूछ सकता है। तो उस चीज में मेरे को लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। आज तक हम इंपॉर्टेंट के पीछे भाग रहे थे, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। जो टीचर ने बताया है या जो बुक में लिखा है हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं कहाँ से कहाँ है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है, या तो डॉक्टर बनने वाले हो या तो एस्पायरेंट बनने वाले हो, या तो इंजीनियर बनने वाले हो या तो एस्पायरेंट बनने वाले हो। अगर अभी समझ में आ गया कि हम किस काम के लिए आए हैं तो डॉक्टर या इंजीनियर, और नहीं समझ में आया तो जिंदगी भर एस्पायरेंट बने रहो। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ विद्यापीठ सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं फिज़िक्स फैकल्टी मिस्टर कपिल चौधरी सर। तो कपिल सर से आज हम यहाँ पर बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है पीडब्ल्यू में, किस तरह के बच्चों के साथ वो डील करते हैं, कैसा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा अब तक। तो सर प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैम, मेरा नाम कपिल चौधरी है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। टोटल मेरे पास 8.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं अभी पीडब्ल्यू में एक तरीके से आप मुझे नया मेंबर कह सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 महीने हुए हैं। और इसके पहले मैं काम कर रहा था, जो कि मैंने 2 साल तक काम किया है अलीगढ़ में। उसके पहले मैं अपना लोकल सेंटर में टीचिंग करता था। और बेसिकली मैं आपका नीट और जेई दोनों सेगमेंट देख रहा हूँ। यहाँ पे भी पीडब्ल्यू में मेरे पास इस समय नीट और जेई दोनों सेगमेंट यहाँ पे चल रहे हैं। ओके। तो सर अभी कैसा एक्सपीरियंस है, बच्चे यहाँ के कितने स्मार्ट हैं आप कह सकते हैं? बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, काफ़ी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, मैं बेसिकली कहूँगा। क्योंकि हम इस समय यूपी में बैठे हुए हैं, तो यूपी में जो बच्चा होता है सिर्फ यूपी का नहीं होता है, वो बच्चा बिहार से भी बहुत ज़्यादा होता है। और आप सब जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है कि बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आप ये समझ लीजिए कि उनको भूख प्यास सब छोड़ के बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ तो उनका कहना है कि हम रात भर सोए नहीं है और हमने रात भर फिजिक्स या केमिस्ट्री क्वेश्चन लगाए हैं, और आप मुझे ये डाउट बता दीजिए क्योंकि समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमको सोना है। तो ये चीज़ मैम मेरे को यहाँ बहुत अच्छी लगती है कि स्टूडेंट जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद को अगर रेट करूं तो मैं 5 में से अगर मैं 4 दूंगा तो मैं बच्चों को 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे भी उनको बेहतर से बेहतर पढ़ाना है और उनके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करना है। बिल्कुल। तो अभी आप देखें यहाँ पीडब्ल्यू में क्या आपको डिफरेंट लग रहा है अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से यहाँ पे? अगर मैं वहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो सबसे पहली बात यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई बच्चा मान लीजिए किसी वजह से क्लास नहीं आ पाता है, उसकी क्लास छूट जाती है, तो फिर वो परेशान होता है, टीचर के आगे पीछे भागता है कि मुझे पढ़ा दो। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने क्लास खत्म की विद इन 300 सेकेंड दैट इज 5 मिनट के अंदर हमारा पूरा का पूरा वीडियो बच्चे के ऐप में चला जाता है एंड पीडीएफ भी चला जाता है, जिसमें बच्चे को अगर मान लीजिए कोई लॉस भी हो गया क्लास का तो वो उसे वहाँ से कवर कर लेता है और अगले दिन आकर के रेलेवेंट डाउट्स हमसे पूछ लेता है। मैम ओके। तो अभी आप यहाँ पे डाउट्स लेते हैं, किस तरीके के बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे ज़्यादा आते हैं या एवरेज बच्चों का ज़्यादा डाउट सेशन रहता है? बेसिकली मैम बच्चे जो है बिलो एवरेज और एवरेज बच्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, जो काफ़ी कुछ जानता है, वो हायर लेवल की प्रॉब्लम लगा करके आगे सेटिस्फाई होकर के अपने आप को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन बिलो एवरेज बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या कहीं लैग कर गया है तो उसे ज़्यादा डाउट रहती है। तो हम लोग बेसिकली हेल्प ये करते हैं कि जो भी उनकी डाउट है पहले उसकी डाउट को समझें कि डाउट है कहाँ। ऐसा तो नहीं है कि उसको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर उसे 50% भी कॉन्सेप्ट आता है तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज व्हाट वी मेनली गो फॉर 50% एक्सप्लेनेशन और 50% उस पर छोड़ते हैं। जब उसको लगता है कि वो आ चुका है तब उसे और हेल्प कर देते हैं। ओके। तो सर जैसे आपने बताया 8.5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग में, तो ये सपना आपने देखा था या पेरेंट्स का सपना था टीचिंग लाइन में जाने? मैम घर में कोई टीचर भी नहीं है और कोई डॉक्टर भी नहीं है और कोई इंजीनियर भी नहीं है जी। क्योंकि मैं बीटेक मैकेनिकल से हूँ, तो मुझे ये हमेशा था कि मुझे आईईएस ज्वाइन करना है। मैंने उसके लिए ट्राई भी करा बट अनसक्सेसफुली मतलब मेरा उसमें नहीं हुआ। तो क्योंकि मैंने बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से किया, मैकेनिकल का वर्ड ही मैकेनिक से आता है और फिजिक्स में जो मैकेनिक्स है वही सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, पूरी फिजिक्स वही बनाता है जेई की और नीट की। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बेहतर सिखा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 11-12 में था तो मेरे अपने फ्रेंड्स लोग को सिखाता था, तो मुझे लगा जब मैं उनको सिखा सकता हूँ तो इन स्टूडेंट्स को भी सिखा सकता हूँ।
प्रायर टू दिस टीचिंग इन नीट और जेई सेगमेंट मेरे पास इंजीनियरिंग कॉलेज का भी एक्सपीरियंस है। मैंने वहाँ पे भी 1.5 साल फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मुझे पता लगता है कि उनके अंदर क्या कमी रह गई। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि बेहतर है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की जगह मैं अगर 11-12 के स्टूडेंट्स को कैटर करूँगा तो वो बहुत बेहतर कर पाएंगे। ओके। तो सर जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का, तो उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट कोई बच्चे के साथ जो आपको इंस्पायर कर गया हो, आपको कर गया हो या आपने बच्चे को मोटिवेट कर दिया हो? बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जी मैम, बिल्कुल। एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। जी। एक बच्चे को मैं एक दिन पढ़ा रहा था, तो मेरी आदत क्या, लगभग सभी की टीचर्स की आदत होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया जाए। हाँ। तो मैं भी इस बात में उत्सुक था कि लाओ मैं उसको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। जैसे मैंने उसके हाथ से कॉपी ली कि लाओ बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, उसने मुझसे तुरंत मेरे हाथ से कॉपी छीन ली। ये चीज मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगी कि ऐसा बच्चा कैसे कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि सर इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ जो आपने पढ़ाया है या सब कुछ जो बुक्स में लिखा हुआ है वो एक एक लाइन सर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सर कुछ भी पूछ सकता है। तो उस चीज में मेरे को लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। आज तक हम इंपॉर्टेंट के पीछे भाग रहे थे, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। जो टीचर ने बताया है या जो बुक में लिखा है हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं वो कहाँ से कहाँ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आप ये बताइए मुझे, जैसे टाइम मैनेजमेंट को बच्चों के लेके आजकल जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा उलझ रहे हैं बच्चे, टाइम कैसे सेव करें, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा समय लगाएं अपना? सबसे पहली बात तो ये बात उनको समझनी चाहिए कि अगर वो नीट और जेई जैसे टफेस्ट एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक मैच्योरिटी उनके मन में आ जाए या आ जानी चाहिए कि वो अपने को डाइवर्ट ना करें। मतलब जो ये इंस्टाग्राम वो सब चल रहा है, इससे अपने आप को उन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हटाएंगे नहीं, क्योंकि एक रील से 2 रील से 34वीं रील और 50वीं रील में कितना समय बीत जाता है ये हम एडल्ट्स को नहीं पता लगता। तो वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो बेसिकली उनको क्या करना चाहिए कि अभी इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना चाहिए। टीचर्स की जो बात है, जो यहाँ पे टीचर्स बताते हैं या पढ़ाते हैं, या जो काउंसलर हैं जो हैं, जितने भी हमारे क्या नाम है मैम है, सर अरविंद सर, सतीश सर हैं, जो गाइडेंस देते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक होता है या जो हमारे पास मोटिवेशनल स्पीच जो सर लोग देते हैं, उनको सुनना चाहिए और अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट करना चाहिए रिवीजन में। जितना रिवीजन में डेडिकेट करेंगे, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, वैसे उनका समय अपने आप कम हो जाएगा और एक समय पर उनको पता लगेगा कि उनका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया। सेकेंड थिंग, उनको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। बच्चों का आजकल क्या हो रहा है कि रात को 1 बजे पढ़ेंगे, 3 बजे तक पढ़ेंगे, 4 बजे तक पढ़ेंगे और अगले दिन हमारे सामने जब आते हैं तो आंखें खुली होती हैं पर दिमाग सो रहा होता है। तो ये चीज उनको ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक 7 घंटे 6 घंटे की नींद नहीं लेंगे, उनका पढ़ना पढ़ाना सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इस चीज से वो अपने आप को क्या नाम है डिस्ट्रैक्शन से बचा लेंगे और अपनी हेल्थ को भी ठीक रख लेंगे। तो सर कभी बच्चे डीमोटिवेट भी होते होंगे ना, आपके पास आते होंगे, कुछ स्ट्रेस लेवल होता होगा, और बच्चे जैसे आजकल सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, असलियत में फ्रेंड्स नहीं है बट इधर उधर फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे उनको मोटिवेट करते हैं? मैं मोटिवेट बेसिकली मैं उनसे ये कहता हूँ कि पहली बात तो तुम अपने माँ बाप को ये वादा करके आए हो कि अगर तुम्हें पेपर निकालना है तो ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। ये बात जितनी जल्दी दिमाग में डाल लोगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और रही बात मोटिवेशन डिमोटिवेशन की, वो हमारी सोच का खेल है। अगर हमने ये मान लिया कि हमको क्या नाम है निकालना है तो हम अगले साल डॉक्टर बनेंगे, और नहीं निकाल लिया तो हम अगले साल एस्पायरेंट बनेंगे। बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है, या तो डॉक्टर बनने वाले हो या तो एस्पायरेंट बनने वाले हो, या तो इंजीनियर बनने वाले हो या तो एस्पायरेंट बनने वाले हो। अगर अभी समझ में आ गया कि हम किस काम के लिए आए हैं तो डॉक्टर या इंजीनियर, और नहीं समझ आया तो जिंदगी भर एस्पायरेंट बने रहो। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है डे बाय डे, और एस्पिरेंट जुड़ते जा रहे हैं नीट जेई के लिए, तो बच्चे स्ट्रेटजीज को अपनी चेंज कर रहे हैं। तो आप अगर कुछ मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज में बताएं तो? बेसिकली मैम देखिए, इंजीनियरिंग और क्या नाम है डॉक्टर में जो तैयारी है हमारी नीट और जेई सेगमेंट की, उसमें पीवाईक्यू का बहुत रोल होता है। हमें पीवाईक्यू को लगातार, एक्चुअल में होता क्या है, बच्चों का ये रहता है कि क्लास में सर ने पढ़ा दिया, हमने डीपीपी करवा दी, उन्होंने कर ली, मॉड्यूल को कितना कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन वो पीवाईक्यू को छोड़ देते हैं। हम लोग का ये सेगमेंट रहता है कि आप पीवाईक्यू को लगातार लगाते रहिए, क्योंकि पीवाईक्यू को लगाएंगे तब पता लगेगा कि एनटीए का मूड क्या है, किस पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है। क्योंकि मान लीजिए हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, पर एक्चुअल में उस लेवल के क्वेश्चन लगाए नहीं या हमने बताए नहीं या कहीं से भी कोई कमी रहेगी तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। तो अगर आप यहीं से पीवाईक्यू लगाना शुरू करेंगे तो आपको मूड पता लगेगा कि सवाल की भाषा क्या है, सवाल की भाषा को समझेंगे, तोड़ेंगे, तब जाके सवाल निकलेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे कि
टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए कि कितने टाइम में उसको टेस्ट देने स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि इस समय जब हम लोग बैचेस ले रहे हैं तो वी हैव अ माइलस्टोन टेस्ट विच इज अकरिंग आफ्टर 21 डेज ऑफ इंटरवल, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि 21 दिन का तो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को पता है। किसी भी आदत को बनाना है तो बस 21 दिन तक फॉलो कर लो, वो आदत अपने आप बन जाएगी। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे 21 दिन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि माइलस्टोन का जो टेस्ट हो रहा है वो 21 डेज के पार्ट में हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, रिवीजन बहुत अच्छा हो जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 किया, उसका 21 दिन बाद टेस्ट हो गया, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, 21 दिन बाद हो गया, तो एक रिवीजन लगातार हो रहा है। तो टेस्ट को इसलिए एक तो और देना चाहिए, हमको ये पता लग जाएगा कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, आखिर हमारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं देंगे, एक तो क्वेश्चंस के तरीकों का पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन मार्केट में नए भी आ रहे हैं, पुराने जा भी रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्सोलीट भी हो रहे हैं, कुछ टॉपिक ऑब्सोलीट हो रहे हैं। बच्चों को ये पता है कि मेडिकल काउंसिल ने जो है सिलेबस बदल दिया है, पर क्या बदल दिया ये नहीं पता, वो तब पता चलेगा जब वो टेस्ट देंगे, क्योंकि टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए तरीके के आ रहे हैं। ओके तो अभी हम सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। सर से कुछ पूछेंगे जो अभी इश्यूज़ हैं या करंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस टॉपिक के बारे में हमको बताएंगे। सर जैसे कि अभी हम लोग सुन रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप आ रहा है, हमारे बजट्स में भी दिखाया जा रहा है, तो इसका क्या फ्यूचर है? आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में बताएं। बिल्कुल मैम, रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, टाइडल आता है, जियोथर्मल आता है। ये बेसिक 4 हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊं 2019 और 2020 के बीच में एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से 2020 रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में इस समय 26% रिन्यूएबल एनर्जी ने अपना स्टेक बना लिया है, जिसमें ये कहा गया था कि 2024 तक ये पर्टिकुलर स्टेक 30% हो जाएगा। कुछ उसमें पॉइंट्स रखे गए थे, ऐसे पॉइंट रखे गए थे कि जो सोलर एनर्जी है, आजकल हम लोग की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी पे बढ़ रही है। आपने देखा ही होगा, आपके इर्द गिर्द आपने देखा होगा, सोलर क्या नाम है पैनल की दुकानें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप अमेजन पे देख लीजिए, सोलर पैनल्स की क्या नाम है बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअल में उसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोलर एनर्जी जो है या सोलर पर्टिकुलर सप्लाई जो है वो 35% चीपर हो जाने वाली है 2024 तक, एज पर द 2020 रिपोर्ट। यही चीज़ अगर हम जियो थर्मल के बारे में बात करें तो उसमें यही डेटा 57% था। यही अगर हम ऑनशोर विंड एनर्जी के बारे में बात करें तो उसमें ये डेटा आपका 9% था। इसका मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब वो पर्टिकुलर एनर्जी जो कि डैम से मिलती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर की, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और देन हमको टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वो 9% स्टेक लेने वाली है। तो एक तरीके से बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, और ये इंप्रूवमेंट अभी 30% 2024 तक है। यही इंप्रूवमेंट आपका 50% चला जाएगा 2029 तक। तो मैम ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। इसमें क्या है, कोई नुकसान नहीं है। आपके नाम में रिसाइकलिंग हो रही है हर चीज़ की। जैसे अगर हम प्लास्टिक की बात करें, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग हो रही है। तो एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, और हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हम आज जो बचाएंगे वो हमारी नई जनरेशन के लिए बचेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर ने काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर भी किए। बच्चों को नींद के लिए प्रॉपर एडवाइस दी कि आपकी पूरी नींद हो, खाना भी खाएं टाइम पे, और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।